लास्ट जो एक्सप्रेशन लिखा था वो हमारे पास था W ऑफ N1 N2 N3 से लेकर के Nk तक एंड इट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल पाई ऑफ I इक्वल टू 1 to k gi रेज पावर ni डिवाइडेड बाय ni फैक्टोरियल। इसको हम तो पिछले कल हमने क्या किया था कि जो एनर्जी इंटरवल थे हमारे पास, इस तरह से हमने लिया था कि ये हमारे पास सिस्टम है और इस सिस्टम को हम डिफरेंट एनर्जी इंटरवल में बांट देते हैं। जैसे हमने अलग अलग एनर्जी इंटरवल में इनको बांट दिया, तो ये इंटरवल U1 है, ये U2 है, ये U3 है एंड सो ऑन, ये हमारे पास UK है। तो ये डिफरेंट एनर्जी इंटरवल है हमारे पास, लेकिन इस पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो हमारे पास U हम ले रहे हैं और ये सिस्टम हमारे पास आइसोलेटेड है। तो मैंने बाहर वाला पोर्शन ही बनाया जो आइसोलेटेड है। तो ये हमारे पास एनर्जी इंटरवल आया। बोलते हैं ये प्रॉब्लम हमारे पास वैसी ही है जैसे किसी स्पेस को हम, किसी फेज स्पेस को हम पहले तो कंपार्टमेंट में बांटते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने एनर्जी इंटरवल बनाया आपके, ये एक तरह से कंपार्टमेंट है और फिर हम जो कंपार्टमेंट बन गए उनके फर्दर जो है सेल बनाते हैं। तो फिर हमने क्या किया कि जो U1 एनर्जी लेवल है इसके सेल बना दिए G1, U1 के सेल बना दिए। तो हम किस तरह से बोलेंगे, हम फर्दर इनको जो है छोटे छोटे सेल में और डिवाइड करेंगे और एक एनर्जी इंटरवल में मतलब U1 में हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल होंगे वो आपके G1 होंगे और उसी तरह से हम U2 को भी बांट देंगे तो इसमें नंबर ऑफ सेल हमारे पास G2 होंगे और इस तरह से U3 के नंबर ऑफ सेल हम जो है G3 बनाएंगे और UK के नंबर ऑफ सेल हम जो है GK बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो फेज स्पेस था उसके कंपार्टमेंट बनाए, कंपार्टमेंट के बाद उसके सेल बनाए। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी है कि पहले फेज स्पेस के हमने कंपार्टमेंट में एनर्जी इंटरवल बनाए, फिर वो जो एनर्जी इंटरवल हमारे पास बने उनके हमने फिर सेल बनाए। तो वहां पे ये प्रॉब्लम हमारे पास सेम एज इट इज है, लेकिन वहां पे बोलता है कि अगर हम ऐसा करते हैं डिवीजन ऑफ फेज स्पेस सेल इनटू कंपार्टमेंट एंड फर्दर इनटू सेल्स, तो उस केस में जो हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होती है उसके लिए हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन होता है। तो ये एक्सप्रेशन हमने वहीं से उठाया जो पहले चैप्टर का आपके पास लास्ट आर्टिकल है। तो यहाँ पे जो आपके पास मैक्रो स्टेट है वो हमारे पास N1 N2 N3 Nk है, तो इसको मैक्रो स्टेट बोलते हैं। तो इस मैक्रो स्टेट की थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी उसको हम जो है W बोलेंगे। और आपने देखा ही हुआ है पहले कि हमारे पास जैसे 1-2 मैक्रो स्टेट होती थी, तो इसका मतलब क्या होता था कि हमारे पास दो कंपार्टमेंट हैं। पहले कंपार्टमेंट में आप एक पार्टिकल डाल रहे हैं और दूसरे में हम जो है दो पार्टिकल डाल रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे B डालते हैं तो यहाँ पे आपके AC आएगा, अगर यहाँ पे हम C डालते हैं तो यहाँ पे हमारे पास AB आएगा। तो ये जो मैक्रो स्टेट है ये हमारे पास 1-2 मैक्रो स्टेट है 3 पार्टिकल के लिए, और ये जो हमारे पास 3 यहाँ पे कॉम्बिनेशन बने आपके, इनको हम माइक्रो स्टेट बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि 1-2 मैक्रो स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग 3 माइक्रो स्टेट हमारे पास होती हैं। तो ये था सिर्फ दो कंपार्टमेंट के लिए, ये पहला कंपार्टमेंट, ये दूसरा कंपार्टमेंट। लेकिन अगर आप कंपार्टमेंट बढ़ा देते हैं तो उस केस में आप मैक्रो स्टेट क्या लिखेंगे, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यहां भी हमने वही किया कि हमारे पास जो पहला कंपार्टमेंट में है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल है हमारे पास N1, और जो हमारे पास दूसरा कंपार्टमेंट है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल है N2, जो तीसरा कंपार्टमेंट है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 3। जैसे हमने यहाँ पे बोला कि पहले कंपार्टमेंट में एक पार्टिकल है, दूसरे कंपार्टमेंट में दो पार्टिकल है। तो ये था दो कंपार्टमेंट की मैक्रो स्टेट। लेकिन जब हम सारे कंपार्टमेंट की बात करेंगे, मतलब सारे एनर्जी इंटरवल की बात करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास हम क्या बोलेंगे, मैक्रो स्टेट कैसे लिखेंगे, N1, पहले कंपार्टमेंट में N1 पार्टिकल हैं, दूसरे में N2 है, तीसरे में N3 है और केथ में
n के पार्टिकल हैं। तो इसलिए ये हो गए हमारे पास मैक्रोस्टेट, और उसकी जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है उसके लिए हमने फॉर्मूला पहले वहां पे निकाला हुआ है कि जब हमारे पास के कंपार्टमेंट होते हैं और उनके हम फर्दर जो है सेल्स बना देते हैं सभी के, तो उस केस में हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है वो इतनी होती है। यहाँ पे n है टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल, gi हमारे पास है किसी एक एनर्जी लेवल के कितने सेल हमारे पास हुए, और ni क्या हुए उस एनर्जी लेवल में कितने पार्टिकल आपके हैं। और यहाँ पे ni भी हमारे पास जो है नंबर ऑफ पार्टिकल इन दैट इंटरवल। तो अगर हम किसी एक इंटरवल को पकड़ लें तो उस केस में हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे ये हो गया हमारे पास दूसरा, तो इसमें ये हो गया G2, और ये हो गया हमारे पास G2 में नंबर ऑफ पार्टिकल, और ये हमारे पास हो गया G2 के जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उनका फैक्टोरियल, मतलब G2 में है। तो n डिफरेंट है, n है इस सिस्टम के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, सभी सेल में जितने पार्टिकल हैं। तो मैंने शुरू में बोला था कि इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमने n अगर डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, मान लो जो गैस के मॉलिक्यूल हैं आपके वो यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल। लेकिन ni है ith इंटरवल में नंबर ऑफ पार्टिकल, और gi है जो हमारे पास ith इंटरवल है उसके जितने आपने सेल बनाए। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे आपका आता है। अब आगे जो काम है इसको हम वैसे W भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे W N1 N2 N3 लिखा, मतलब कि इस मैक्रोस्टेट की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी उसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अब हम इस फॉर्मूले के आगे बात करते हैं। बोलते कि अगर ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको आप तीन पार्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि W कैन बी रिटन एज, मैं इसको नहीं लिखूंगा अब ये मैक्रोस्टेट, मैं सिर्फ इसकी जगह W लिखूंगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई पाई i इक्वल टू 1 to k gi रेज पावर ni, और मल्टीप्लाई बाई पाई i इक्वल टू 1 to k और 1 डिवाइडेड बाय ni फैक्टोरियल। तो इसका जो सिंबल है वो मैं इसके लिए अलग लिख लेता हूँ, इसके लिए अलग लिख लेता हूँ। तो इस तरह से तीन चीजें हमारे पास बनेगी, और हमारे पास जो प्रोडक्ट इनकी हम यहाँ पे लेंगे। लेकिन ये बोलता है कि हमारे पास ये जो दूसरा केस है इसको हम पहले समझेंगे। ये जो हमारे पास दूसरा केस है इसको हम समझेंगे। तो बोलता है ये जो पाई i इक्वल टू 1 to k है, इट जी आई इंटू एन आई, ये हमारे पास क्या होगा, इट विल बी G1 रेज पावर N1 मल्टीप्लाई बाय G2 रेज पावर N2 मल्टीप्लाई बाय G3 रेज पावर N3। तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मैंने कल भी दिया था, पाई सिंबल का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। समीशन क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे सिग्मा होता तो आपने क्या करना था, G1 रेट पावर N1 प्लस G2 रेट पावर N2 प्लस G3 रेट पावर N3। अगर यहाँ पे सिग्मा होता, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, लेकिन यहाँ पे पाई का मतलब प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट किसकी, G1 N1 मल्टीप्लाई बाय G2 N2 मल्टीप्लाई बाय G3 N3। तो इसलिए ये जो चीज है हमारे पास, ये दूसरी, इसको हम इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। और जब हम इसका लॉग लेंगे तो आपको पता है कि अगर हम इसका लॉग ले देते हैं या नेचुरल लॉगरिथम लेते हैं, तो यहाँ पे हम नेचुरल लॉगरिथम लेंगे, तो ln ऑफ दिस, ln ऑफ समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k gi रेज पावर n i। तो इसको अगर हम लेते हैं तो इस साइड का भी आपको लॉगरिथम लेना पड़ेगा। तो इस साइड का जब आप लॉगरिथम लोगे तो हमारे पास हो जाएगा n1 ln ऑफ G1 प्लस n2 ln ऑफ G2 प्लस n3 ln ऑफ G3 एंड सो ऑन। आपको पता है कि log ऑफ a इंटू बी कितना होता है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, ये a है, ये मल्टीप्लाई बाय b है, ये मल्टीप्लाई बाय c है। जब हम इन सभी का log लेंगे तो log ऑफ दिस, लेकिन आपको पता है कि log ऑफ a रेट पावर b कितना होता है, b इंटू log ऑफ a। तो वही हमने n1 था वो शुरू में ले आया, n1 log ऑफ G1, और यहाँ पे n2 log ऑफ G2। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे आपका जो है
प्लस साइन यहाँ पे हो जाता है, जो कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ln ऑफ ए बी इक्वल टू ln ऑफ ए प्लस ln ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे ए बी सी डी बहुत सारे हैं मल्टीप्लाई, तो उस केस में आप उनको कंटिन्यू रखेंगे आगे तक ऐड करते हुए। तो ये चीज हमने यहाँ पे जो है अप्लाई करनी है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसको जब हम करेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k और यहाँ पे एन आई ln ऑफ जी आई। ये जो पूरा है, अब ये सम आ गया है, सम को हमने समीशन की फॉर्म में लिखना है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका पाई आएगा, जो यहाँ पे पाई लिया था वो अब प्रोडक्ट समीशन में चेंज हो गया, कैसे, लॉग लेके। तो ये चीज यहाँ पे समझने वाली है कि जब हम लॉग लेंगे जो प्रोडक्ट होता है वो सम बन जाता है, और जब वो सम बन गया तो आपने उसको समीशन की फॉर्म में लिख लिया। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है ये हम इस पे लगाएंगे सेकंड नंबर पे। लेकिन लॉग हमने क्यों लगाया, बोलता है हमने दोनों साइड ही लॉग लेना है। ये जो हमारे पास यहाँ पे आपके पास W है, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई हुई है, इस इक्वेशन के दोनों साइड हमने लॉग लेना है। तो दोनों साइड जब हम लॉग लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये बनेगा ln ऑफ W। तो W का आ गया ln ऑफ W, और अब हमारे पास होगी तीन टर्म, 1 2 3, लेकिन तीनों ही मल्टीप्लाई कर रही हैं, और जब आप लॉग लेंगे तो तीनों क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, log ऑफ n फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ n फैक्टोरियल। तो ये आ गया, लेकिन मल्टीप्लाई का आपका जो है प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस, फिर आएगा इसका लॉग ln ऑफ दिस, लेकिन ये हमने निकाला हुआ है पहले, ये देखो ln ऑफ दिस टर्म ये हमने निकाला हुआ है। तो इसकी वैल्यू ही सीधी हम यहाँ पे पुट करेंगे, जो हमारे पास जो है समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n और एन आई ln ऑफ जी आई, और आगे हमारे पास ये है बटे में, जो एन आई है ये है बटे में। आपको पता है कि जब बटे में आप यहाँ पे लॉग लेते हो या आप इसके साथ में इसको लिखते हो, तो बटे वाला जो लॉग हमारे पास होता है माइनस हमारे पास हो जाता है। तो यहाँ पे आई इक्वल टू 1 to k, और यहाँ पे हमारे पास आपका ln ऑफ एन आई फैक्टोरियल। तो माइनस एक्चुअली ये जो हमारे पास है ये इसी के साथ में, ये बटे में है हमारे पास, इसके बटे में है। तो ये जो चीज है ये इसके बटे में है, जो एन आई हमारे पास है एन आई फैक्टोरियल। तो जो बटे में जो ऊपर होता है उसको तो हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन जो नीचे होता है मतलब क्या हुआ इसका, ln ऑफ, फॉर्मूला कौन सा हमने लगाया, ln ऑफ a बटा b। ये हमारे पास क्या होता है, ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया। ये एन आई फैक्टोरियल जी आई रेट पावर एन आई के बटे में है। तो ये तो इसका ln तो आपके पास आ गया पहला, लेकिन माइनस क्या होगा जो बटे में है, ln आई ऑफ सेकेंड नंबर। तो इसलिए यहाँ पे हमने इस केस में माइनस ln ऑफ एन आई फैक्टोरियल यहाँ पे लिखा। तो ये हमारे पास जो है लॉग लेके हमारे पास ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी ये हमारे पास चेंज हो गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे। तो इसको जब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो स्टर्लिंग फॉर्मूला है उसका यूज हम यहाँ पे करते हैं। तो ये आपके बुक में है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। आगे के जितने भी आर्टिकल हैं सब में स्टर्लिंग फॉर्मूला आपका लगेगा। तो स्टर्लिंग फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, स्टर्लिंग फॉर्मूला होता है हमारे पास ln ऑफ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n ln ऑफ n माइनस n। ये होता है हमारे पास स्टर्लिंग फॉर्मूला कि जो
हमारे पास कोई नंबर है उसका फैक्टोरियल हम लेते हैं, उसका अगर आप लॉग लेंगे तो लॉग किसके बराबर होगा, n ln माइनस n। तो यहाँ पे फैक्टोरियल खत्म हो गया। तो बोलता है ये स्टर्लिंग फॉर्मूला का यूज क्या होता है हमारे पास, बोलता है जब हमने बहुत बड़ी चीज का लॉगरिथम लेना है, वो चीज फैक्टोरियल में हो, तो वहां पे फैक्टोरियल निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके पास। मैं बोलूँ कि आप 20 का फैक्टोरियल निकालो, तो आप क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा 6, 6 मल्टीप्लाई 4 कितना 24। तो मतलब 10 तक पहुंचते पहुंचते इतना बड़ी आपके पास वो क्वांटिटी हो जाएगी, फैक्टोरियल निकालने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस स्टर्लिंग फॉर्मूला का यूज करते हैं। अगर आपने निकालना है ln ऑफ n फैक्टोरियल, तो ये जो n फैक्टोरियल इसको निकालते निकालते तो आपने उसका लॉग निकालना है। पहले क्या करेंगे, आप n फैक्टोरियल निकालेंगे, लेकिन n फैक्टोरियल निकालते आप थक जाएंगे, इतनी ज्यादा इसमें कैलकुलेशन होगी। तो बोलते इसलिए हम सिंपली क्या बोलते हैं कि अगर किसी का फैक्टोरियल है और अगर हमने उसका लॉग निकालना है तो इसके बराबर होता है। यहाँ पे फैक्टोरियल है नहीं, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी फैक्टोरियल कैलकुलेट करने की। और ये फॉर्मूला आपका करेक्ट कब होता है, बोलता है वैसे इसके रिजल्ट ठीक नहीं आते हैं अगर n की वैल्यू आप कम लेंगे। मान लो n की वैल्यू यहाँ पे आपने ले ली 5, तो बोलता है अगर आप पहले 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे, 5 का फैक्टोरियल कितना हो गया आपका 120, तो यहाँ पे आ गया ln ऑफ 120। उस ln ऑफ 120 को आप निकालते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, लेकिन इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे 5 ln ऑफ 5 माइनस 5, ऐसे तो आप क्या बोल रहे हैं, दोनों साइड बराबर है कि 5 का फैक्टोरियल लेके उसका लॉग लेते हैं, वो आपका आ गया मान लो 4.5। लेकिन आप इस साइड में भी कैलकुलेट करते हैं इसको कि 5 ln ऑफ 5 माइनस 5, और ये आपका आएगा जैसे 4.9। तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि दोनों बराबर नहीं है, इसलिए फॉर्मूला कहाँ सही हुआ, आप बोले कि लेफ्ट साइड जो है राइट साइड के बराबर। तो इसका न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है आपकी बुक में और मैंने करवाया भी है, समझाया भी है उसमें वीडियो लेक्चर में। तो वहां यहां से हमें पता चलता है कि ये फॉर्मूला जो आपका वैलिड होता है ये तभी होता है अगर n की वैल्यू बहुत ज्यादा हो। अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे 100 लेंगे, 80 लेंगे, तो रिजल्ट सही आएगा। जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते रहो, तो हम क्या बोलेंगे, n की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड लगभग पास पास आती रहेगी, क्लोज। मतलब ये 4.5 थी, ये 4.9 थी। लेकिन जब आप n मान लो 7 ले लेते हो, तो ये दोनों वैल्यू लगभग और भी नजदीक आएगी। मान लो ये आपकी 11.5, 11.3। लेकिन जब n की वैल्यू बहुत ज्यादा आप लेते हैं तो दोनों साइडें आपकी जो है बराबर आती है। तो इसलिए ये जो स्टर्लिंग फॉर्मूला है ये तभी आपके पास एक्यूरेट, ज्यादा एक्यूरेसी इसकी होती है जब n की वैल्यू हमारे पास बहुत ज्यादा होती है। और n क्या हमारे पास, हम इस केस में ले रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और आपको पता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम ले रहे हैं वो ऐसे सिस्टम के लिए ले रहे हैं जिस सिस्टम में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं। गैस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल तो बहुत ज्यादा है वो। तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे एक्सेप्ट किया है कि ये ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, इसलिए हम ये फॉर्मूला जो है कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे है अब ln ऑफ n फैक्टोरियल, इसमें भी और यहाँ पे भी है ln ऑफ ni फैक्टोरियल। तो इन दोनों पे ही आपका जो है स्टर्लिंग फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो स्टर्लिंग फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा आपके पास n इंटू ln ऑफ n माइनस n। ये मैंने इसके लिए लिखा है, ये फॉर्मूला जो लिखा था ln ऑफ n फैक्टोरियल होता है n ln ऑफ n माइनस n। ln है नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। तो हम ज्यादातर जो है नेचुरल लॉगरिथम यूज करते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि n की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो log बेस 10 वाला लॉगरिथम होता है वो 2.303 हमारे पास जो है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो सेकेंड नंबर पे है ये है हमारे पास समीशन ऑफ ni ln gi। तो इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल टू 1 to n ni ln ऑफ gi, और फिर माइनस समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k, और यहाँ पे
जो फॉर्मूला है इस पे लगाएंगे वो हमारे पास क्या आएगा, एन आई ln ऑफ एन आई माइनस एन आई। सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया स्टर्लिंग फॉर्मूला में। किसी नंबर का फैक्टोरियल अगर यहाँ पे है एन आई का फैक्टोरियल, तो ये कितना होगा, एन आई ln ऑफ एन आई माइनस एन आई। तो एक ही फॉर्मूला हर जगह लगेगा। वो फॉर्मूला मैंने बताया था कि ln ऑफ एन फैक्टोरियल आपका होता है n ln ऑफ एन माइनस एन। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल के बजाय एन आई फैक्टोरियल है, तो इसलिए यहाँ पे एन आई ln ऑफ एन आई माइनस एन आई। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा और इसको हम फर्दर जो है सिंप्लीफाई करेंगे, n ln ऑफ n माइनस n प्लस समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n n i ln ऑफ जी आई और माइनस समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k n i ln ऑफ n i। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस और समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k n i। तो मैंने क्या किया, समीशन अलग अलग ले लिया, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन आपकी बन गई। फिर उसके बाद यहां पे ये मैंने पहले करवाया था आपको। मैंने क्या बोला था कि इट इज द सम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स फ्रॉम 1 टू k, मतलब पहले कंपार्टमेंट से लेके लास्ट कंपार्टमेंट तक आप सारे पार्टिकल को ऐड करते हैं, वो कितना होंगे, n के बराबर होगा। तो इट विल बी इक्वल टू n। इट इज द समेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स फ्रॉम फर्स्ट इंटरवल अप टू द k इंटरवल। तो इसलिए ये हमारे पास n के बराबर होगा। तो ये है प्लस n, ये है माइनस n। ये यहां पे आपके खत्म हो जाएंगे। फिर इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ln w इक्वल टू n ln ऑफ n माइनस समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n n i ln ऑफ जी आई और माइनस समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k i इक्वल टू 1 टू k। और यहां पे हमारे पास जो बचा n i ln ऑफ n i। तो ये हमारे पास यहां पे लास्ट में बचा। बोलते कि यहां पे अगर हम देखें जो n है वो भी हमारे पास कांस्टेंट है। हम क्या बोलेंगे, सिंस n एंड जी आई आर कांस्टेंट। जो n है और जो जी आई है ये दोनों ही कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, n इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। मैंने बोला था कि वो उस आइसोलेटेड सिस्टम से बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल आपके जो कांस्टेंट रहेंगे। और जी आई हमारे पास क्या है, ith इंटरवल में नंबर ऑफ सेल। तो जब आपने इंटरवल बना दिए तो उनमें सेल भी फिक्स रहेंगे। जब आपने जगह बना दी तो ऐसे नहीं हो जगह आपकी चेंज हो रही है, पार्टिकल चेंज हो रहे हैं उस जगह में। जब वो मूव कर रहे हैं, एक पार्टिकल इधर से उधर जा रहा है तो पार्टिकल चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो सेल है वो तो फिक्स है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि एन आई भी फिक्स होगा, एन भी फिक्स होगा नंबर ऑफ पार्टिकल, और जो नंबर ऑफ सेल इन ith कंपार्टमेंट या ith इंटरवल हैं वो भी हमारे पास फिक्स होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो इसलिए दो नंबर हमारे पास जो कांस्टेंट होते हैं। तो अगर ये कांस्टेंट हैं तो इनके जो लॉगरिथम हैं ln ऑफ n और ln ऑफ जी आई, तो ये भी कांस्टेंट ही बोलेंगे हम। अब कोई कांस्टेंट है उसका लॉग आप लेते हैं तो वो भी कांस्टेंट ही है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि अगर n आई n और जी आई हमारे पास कांस्टेंट है तो उनके जो नेचुरल लॉगरिथम हमने लिए हुए हैं वो भी हमारे पास कांस्टेंट होंगे। लेकिन ये कहां पे हमारे पास आए हुए हैं, एक आया हुआ है यहाँ पे ln ऑफ n, तो ये भी एक कांस्टेंट हो गया। और दूसरा हमारे पास ln ऑफ जी आई, ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट हो गया। तो ये हम नोट करके रखेंगे कि ये दोनों हमारे ध्यान में रहे, दोनों जो है हमारे पास कांस्टेंट है। फिर बोलेगा कि हमने दोनों साइड की डिफरेंशिएशन करनी है। तो अब हमने ये जो इक्वेशन है हमारे पास,
इसकी दोनों साइड को डिफरेंशिएट करना है। क्यों डिफरेंशिएट करना है, जरूरत क्या पड़ी? मैंने एक चीज बोली थी कि हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट होती है उसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। अगर W किसी स्टेट का मैक्सिमम होगा, W को बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, और अगर हम मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करते हैं, तो उस केस में W मैक्सिमम होता है तो LnW भी मैक्सिमम होगा। अब किसी चीज को मैक्सिमम होने के लिए कंडीशन क्या होती है, उसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि जो पार्टिकल की मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट है वो हमारे पास कब आएगी, जब W मैक्सिमम होगा या इसका डेरिवेटिव हमारे पास जो है 0 होगा। तो मैक्सिमम पे डेरिवेटिव 0 आता है हमारे पास। कोई चीज मैक्सिमम होती है तब हम बोलते हैं कि उसका डेरिवेटिव जो 0 होता है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट वो होती है जिसका W मैक्सिमम होता है, और जिसका W मैक्सिमम होगा तो ln और W भी मैक्सिमम होगा, और हम बोलेंगे जिसका ln और W मैक्सिमम होगा उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो इसलिए इसकी दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट करेंगे फॉर दी मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। तो फिर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव दोनों साइड, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 0 होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं जब ये मैक्सिमम है तो d डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ w दैट विल बी इक्वल टू 0। जब कोई चीज मैक्सिमम होती है उसका डेरिवेटिव 0 होगा, और जो राइट साइड है इसका डेरिवेटिव भी 0 होगा, क्योंकि n भी कांस्टेंट है, ln ऑफ w भी कांस्टेंट है। यहां बोला मैंने ln ऑफ n भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास जो है 0 यहां पे होगा। और जो हमारे पास दूसरी है माइनस, ये भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए इंटरवल इज आल्सो हमारे पास कांस्टेंट है। तो यहां पे हमारे पास जो रहेगा वो आपका रहेगा माइनस समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k और dni ln ऑफ ni और प्लस ni 1 by ni इंटू dni। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे रहेगी। तो बोलता है ये जो तीसरा है इसका डेरिवेटिव हम लेंगे, तो पहले हम डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे ni का, दो है यहाँ पे हमारे पास बाई प्रोडक्ट आप डेरिवेटिव, तो पहले आप पहले का डेरिवेटिव लेंगे वो कितना होगा dni, तो dni ln ऑफ ni एज इट इज, फिर हम क्या लेंगे प्लस ni और ln ऑफ ni का डेरिवेटिव। आपको पता log ऑफ x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 by x, तो इसलिए यहाँ पे 1 by ni आया साथ में इंटू dni। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पे चीज आपकी आएगी। और जो सेकंड नंबर पे है वो हमारे पास यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास जो है यहाँ पे आपका 0 होगा। तो इस चीज को आप यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ni से ni आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास था ln ऑफ w इक्वल टू n ln ऑफ n प्लस समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k ni ln ऑफ gi और माइनस समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k और यहाँ पे ni ln ऑफ ni। तो मैंने यहाँ पे बोला था कि n और gi ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसलिए इस साइड का जो डेरिवेटिव है तो हमारे पास 0 आएगा ही, क्योंकि मैक्सिमम होने के लिए उसका डेरिवेटिव 0 होना जरूरी है। और यहाँ पे ln ऑफ n है और ये n है, तो इसलिए ये भी हमारे पास 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे इसका भी हमने डेरिवेटिव लेना था, इसका डेरिवेटिव हमने छोड़ दिया ये वाली टर्म। तो इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक है ni एक है ln ऑफ gi। तो जब आप ni का डेरिवेटिव लेंगे वो तो आएगा dni, इसका डेरिवेटिव तो आएगा dni, लेकिन इसका डेरिवेटिव जो 0 आएगा, क्योंकि मैंने बोला था gi हमारे पास कांस्टेंट है तो ln ऑफ gi भी हमारे पास जो है कांस्टेंट होगा। तो इसलिए यहाँ पे एक का ही डेरिवेटिव हमारे पास आएगा और एक का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to
के और DNI इंटू ln ऑफ GI। एक का ही डेरिवेटिव हम लेंगे, इसका डेरिवेटिव आएगा DNI, लेकिन उसके साथ में मल्टीप्लाई आपका ln ऑफ GI भी है। लेकिन जब आप इसको एज इट इज लिखेंगे NI को, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, तो इसलिए एक ही इसके डेरिवेटिव। बाकी आगे जो दो हमने इसके दो पार्ट आएंगे वो हमने अलग से यहाँ पे लिखने हैं। तो एक आ गया माइनस समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू K DNI ln ऑफ NI और माइनस समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू K DNI। लेकिन ये हमारे पास जो n के बराबर हो गया, सॉरी ये हमारे पास जो 0 के बराबर हो गया, क्योंकि समीशन ऑफ DNI है तो NI समीशन ऑफ NI है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, लेकिन उसका डेरिवेटिव मतलब देयर विल बी नो चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल, सो डेरिवेटिव ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी 0, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कांस्टेंट, तो इसलिए हमारे पास जो 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ ये दो चीजें बचेगी, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0 इक्वल टू समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू K ln ऑफ GI माइनस ln ऑफ NI, और दोनों में हमारे पास DNI कॉमन है, यहाँ भी DNI है यहाँ भी DNI है, तो दोनों का DNI हमने जो है कांस्टेंट यहाँ पे ले लिया। तो बोलता कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई, ये हमारे पास मान लो इक्वेशन नंबर 2 आई, लेकिन मैंने कल बोला था कि हमने एक और इक्वेशन भी ड्राइव की थी। मैंने बोला था कि ये हम आगे पुट करेंगे, और वो इक्वेशन आपकी क्या थी? वो इक्वेशन थी हमारे पास जो हमने पीछे ड्राइव की थी कि समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू K अल्फा प्लस बीटा इंटू UI इंटू DUI DNI इट इज इक्वल टू 0। मैंने बोला था कि ये जो लेफ्ट साइड है 0 के बराबर होती है, तो अगर मैं इसको इसके यहाँ पे ऐड करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मैं इसको इसके साथ में यहाँ पे ऐड कर देता हूं, क्योंकि ये जो है ये आपकी 0 के बराबर है, तो इसको ऐड करने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब मैं ऐसा करता हूं तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी 0 समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू K और यहाँ पे ln ऑफ GI माइनस ln ऑफ NI, और अब ये भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे इसको सॉरी सब्ट्रैक्ट करता हूं, माइनस अल्फा माइनस बीटा UI इंटू DNI, ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनेगी। इसमें से मैंने इसको माइनस किया क्योंकि ये जो है 0 के बराबर है, और किसी चीज से आप 0 माइनस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, -0 आप उसमें लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये जो इक्वेशन हमारे पास 2 आई थी, इसमें से हमने माइनस किया ये वाली टर्म। तो जब आप इसको माइनस करेंगे इसमें से, अब इसमें भी समीशन I इक्वल टू 1 टू K है, इसमें भी समीशन I इक्वल टू 1 टू K है, इसलिए मैंने वो दोनों का सेम ले लिया, और यहाँ पे भी DNI है, इसके लास्ट में भी DNI है, तो इसलिए DNI यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बचा क्या? अल्फा प्लस बीटा, ये मतलब माइनस किया तो माइनस अल्फा माइनस बीटा UI हमारे पास यहाँ पे बचा। लेकिन ये बोलता है कि हमारे पास जो DNI है इट इज फॉर डिफरेंट इंटरवल, पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, I की वैल्यू 1 2 3, और इट कैन नॉट बी 0। DNI का मतलब क्या हुआ? चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल में चेंज होगा वो नॉन जीरो होगा, पार्टिकल में चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो आपके एक कंपार्टमेंट से, एक सेल से दूसरे में जा रहे हैं, रेंडमली मूव करते हैं वो सिस्टम के अंदर, तो एक इंटरवल में नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स नहीं रहेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल आपके मूव करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया था इसका DNI, NI का डेरिवेटिव ले लिया था DNI, इसका डेरिवेटिव होगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल कैन चेंज, जब वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते ही जाते हैं कंटेनर के अंदर, तो कंटेनर के हमने इंटरवल बनाए हुए हैं, मतलब क्या हुआ कि एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल में जाते ही रहेंगे। वहां पे हम ये नहीं बोलेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल आर कांस्टेंट इन ए गिवन इंटरवल। कांस्टेंट कब है? जब हम पूरा सिस्टम ले रहे हैं। बाहर से अगर हम देखते हैं तो अंदर उतने ही पार्टिकल हैं, टोटल पार्टिकल n,
लेकिन वो हैं अलग अलग कंपार्टमेंट में, लेकिन अंदर आपके जो पार्टिकल हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे, DNI विल बी देयर, DNI कैन नॉट बी जीरो। अगर आपने इसको जीरो बोल दिया तो हम क्या बोलेंगे, NI कांस्टेंट है। तो एक सेल में या एक कंपार्टमेंट में आपके नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं रहते, वो मूव करते रहते हैं, तो इसलिए DNI विल बी नॉन जीरो। तो इसका मतलब कि ये जो अंदर वाली टर्म है ये जीरो होनी चाहिए। अगर DNI जीरो नहीं है तो अंदर वाली टर्म जीरो होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि जो अंदर वाली टर्म है इट कैन बी जीरो, बिकॉज DNI कैन नॉट बी जीरो। तो इसलिए हमारे पास जो ln ऑफ GI है माइनस ln ऑफ NI है माइनस अल्फा है माइनस बीटा इंटू UI है, इट मस्ट बी जीरो। इफ DNI इज नॉट जीरो, क्योंकि ये सारा किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, तो ये जीरो हो नहीं सकता। जो इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है वही जीरो होगा। तो इसलिए हमारे पास ये जीरो होगा, और इसको फिर हम अरेंज करके लिखेंगे कि ln ऑफ GI बटा NI। आपको पता है कि log ऑफ A माइनस log ऑफ B क्या होता है, log A बटा B। और जो हमारे पास आगे आपका आया, इसको हम जो है दूसरी साइड ले जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा UI हम इसको दूसरी साइड लिख सकते हैं। और ये हमारे पास जो इक्वेशन आई, इसके दोनों साइड अगर हम एक्सपोनेंशियल ले लें, तो एक्सपोनेंशियल ले लें इधर भी और इधर भी, तो A बन जाएगा GI बटा NI इक्वल टू e रेज पावर अल्फा प्लस बीटा UI। क्योंकि आपको पता है कि ये नेचुरल लॉगरिथम है, और नेचुरल लॉगरिथम होता है बेस E वाला, तो E और बेस E वाला लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों साइड का आप एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, तो इधर बन गया e रेज पावर दिस और इधर बन गया ये। और जब आप इसका उल्टा कर देंगे तो हम क्या बोलेंगे, NI बटा GI विल बी इक्वल टू, तो NI बटा GI विल बी इक्वल टू e रेज पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा UI। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, NI इक्वल टू GI इंटू e रेज पावर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू UI। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई, ये है आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ हमें क्या देता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए इंटरवल, इन ए गिवन इंटरवल। तो इंटरवल हमने क्या बनाए थे, I 1 2 3 से लेकर के K तक, और GI हमारे पास है नंबर ऑफ सेल्स। अब ये हमने ये अल्फा और बीटा भी कैलकुलेट करने हैं, मैंने बोला था कि हमने लिए हुए हैं, लेकिन अल्फा और बीटा जो है कैलकुलेट करने हैं, तो इसको हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ बोलते हैं। तो इस आर्टिकल की आपको कैलकुलेशन समझ आ गई, तो चाहे फर्मी डिराक है चाहे बोस आइंस्टाइन है, सबका ऐसे ही है कैलकुलेशन।